Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about how do cyclones form and how they are measured. तो किस तरीके से उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, सुपर साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन, वो सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है। तो वैसे तो साइक्लोन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। आपको मृदुल सर ने अच्छे से सिखाया होगा बेसिक ज्योग्राफी की क्लासेस में। बट एक बार इस आर्टिकल में साइक्लोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म चूंकि डिस्कस किया है तो हम लोग भी यहाँ पे देख लेते हैं और फिर हम लोग साइक्लोन्स के क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिलेटेड आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ साइक्लोन। साइक्लोन एक पावरफुल वेदर सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत आप देखोगे क्या कि एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड रीजन में विंड बहुत फास्ट तरीके से सर्कुलेट करने लगती है और वहाँ पे हेवी रेनफॉल भी होता है। तो डिस्ट्रक्टिव विंड्स सर्कुलेटिंग एट वेरी फास्ट पेस एसोसिएटेड विथ हेवी रेनफॉल, इस तरीके के मैकेनिज्म को, वेदर मैकेनिज्म को कहा जाता है साइक्लोन। साइक्लोन्स फिर धीरे धीरे कोस्ट की तरफ मूव करते हैं। दे आर क्रिएटेड इन द ओशन एंड देन दे मूव टुवर्ड्स द कोस्ट। एक बार जब ये कोस्ट को हिट करते हैं तो उसको कहा जाता है लैंड फॉल ऑफ साइक्लोन। उसके कुछ टाइम बाद, वंस दे लैंड फॉल, उसके थोड़े टाइम बाद साइक्लोन्स डाई। तो क्यों साइक्लोन्स ओशन में ही बनते हैं, फिर जब लैंड की तरफ मूव करते हैं एंड व्हेन दे हिट द लैंड उसके बाद दे डिसिपेट या डाई, ऐसा क्यों होता है वो सब कुछ हम लोग समझेंगे इस डिस्कशन में। साइक्लोन्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। साइक्लोन्स आर मेड मेनली इन द ओशन एंड सीज। तो भारत के आसपास में इस तरह के वेदर पैटर्न को कहा जाता है साइक्लोन। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इन द अटलांटिक रीजन या फिर पैसिफिक ईस्टर्न साइड में, यानी कि अमेरिकन कोस्ट के आसपास जब साइक्लोन्स बनते हैं तो वहाँ पे उनको कहा जाता है हरिकेन। वहीं जापान कोस्ट पे यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक में जब साइक्लोन बनता है तो उसको कहा जाता है टाइफून। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि साइक्लोन्स को कहाँ कहाँ किस किस नाम से पुकारा जाता है। अब थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। तो साइक्लोन्स बनने के लिए, जैसे इंडियन ओशन के अंदर ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, बे ऑफ बंगाल की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में बनते हैं क्योंकि यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अगर बात करें तो सिंस बे ऑफ बंगाल इज नैरोअर एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, तो यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है और इस कारण से ज़्यादा साइक्लोन्स इस एरिया में बनते हैं। और इनफैक्ट जो भारत के कोस्ट को हिट करने वाले साइक्लोन्स हैं ज़्यादातर वो बे ऑफ बंगाल में ही बनते हैं। तो जरा देखते हैं पूरा पूरा मैकेनिज्म कि साइक्लोन बनते कैसे। तो देखिए, सन के कारण तो हीटिंग या हीट रेडिएशंस आते रहते ही हैं, बट होता क्या है कि किसी किसी जगहों पे क्लाउड होता है, कहीं कहीं पे क्लियर स्काई होता है। तो इस कारण से ओशन के अंदर या सी के अंदर किसी किसी जगह पे लोकलाइज्ड हीटिंग हो जाती है। सन के रेडिएशंस तो हर जगह आ रहे हैं, बट किसी किसी जगह पे लोकलाइज्ड इंटेंस हीटिंग होती है। और जब इंटेंस हीटिंग होती है तो वहाँ का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एरियाज। वहाँ पे पानी जब ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ पे फिर वेपोराइजेशन होना शुरू होता है वाटर का। तो द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज इंटेंस लोकलाइज्ड हीटिंग। और यही कारण है कि भारत के आसपास के जो वाटर बॉडी हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इसमें साइक्लोन्स मेनली बनते हैं ड्यूरिंग द समर टाइम। मई जून में बनता है, फिर सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि जुलाई अगस्त में मॉनसून के कारण उतना हीटिंग हो नहीं पाता। तो साइक्लोन बनने के यही महीने हैं, मई जून सितंबर अक्टूबर। ये ज़्यादातर लार्जर नंबर ऑफ साइक्लोन्स आर सीन इन दीज मंथ्स ओनली बिकॉज साइक्लोन बनने के लिए जो पहली कंडीशन है वो है इंटेंस हीटिंग। हीटिंग होती है एक लोकलाइज्ड एरिया में, क्योंकि ऊपर में कहीं पे क्लाउड है, कहीं पे नहीं है। तो किसी लोकलाइज जगह पे जब हीटिंग हुई तो वहाँ पे जो वाटर है वो वेपोराइज होगा और राइज होना शुरू करेगा, क्योंकि जब हीटिंग होती है तो इसके
इस वाटर बॉडी के ऊपर का जो एयर है वो भी थोड़ा एक्सपैंड होता है, तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एयर। तो यहाँ की हवा, इस जहाँ पे लोकलाइज हीटिंग हुई है, उस वाटर बॉडी के ऊपर की हवा भी एक्सपैंड हुई, लाइट हुई, और साथ ही साथ नीचे ओशन से उसको थोड़ा मॉइस्चर भी मिला बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। और ये सब कुछ लेकर के इट स्टार्ट्स राइजिंग, दे स्टार्ट राइजिंग। अब जब ये राइज करना शुरू होगा, यहाँ पे कन्वेक्शनल विंड आनी शुरू होगी। कन्वेक्शनल विंड मतलब अ विंड दैट इज राइजिंग, और उसमें खूब सारा मॉइस्चर भी है। तो आसपास के एरियाज से विंड जो है आकर के यहाँ पे कन्वर्ज होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर जोन बना है, विंड ऊपर राइज भी कर रही है, तो एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास के एरिया से विंड आकर के कन्वर्ज करने लगेंगी। बट वो विंड ऐसे सीधी सीधी नहीं आएंगी, विंड आकर के थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी होंगी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स इज एन इनर्शियल फोर्स विच अप्लाइज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। इतना ही मैं कहूँगा अभी कोरियोलिस फोर्स के बारे में। डिटेल में कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको सर ने जरूर ज्योग्राफी क्लास में सिखाया होगा। अभी मैं कोरियोलिस फोर्स के मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जब लोकलाइज हीटिंग होगी तो वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, तो इसका मतलब रिलेटिवली आसपास के एरिया में हाई प्रेशर जोन बन गया है, और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ सरफेस विंड्स बहेंगी। बट वो सरफेस विंड सीधी सीधी आने के बजाय वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और ये विंड्स आकर के बहुत फास्ट तरीके से कन्वर्ज हो रही हैं, और यहाँ आकर के एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे कन्वर्ज होकर के चढ़ने लगती हैं। दे स्टार्ट मर्जिंग इनटू ईच अदर व्हाइल कन्वर्जिंग, और इस तरीके से ये विंड ऐसे आकर के सर्कुलेट करते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं, और होता क्या है कि एक फास्ट सर्कुलेटिंग विंड सिस्टम बन जाता है। द विंड इज कमिंग एंड दे आर सर्कुलेटिंग, और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, और इस तरीके से एक फास्ट सर्कुलेटिंग सिस्टम बना। तो साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये विंड जो है यहाँ से आ रही हैं और एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे आर सर्कुलेटिंग एंड ट्राइंग टू राइज। तो अपने साथ साथ मॉइस्चर लेकर के भी उठ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस लोकलाइज हीटिंग तो है ही। लोकलाइज हीटिंग के कारण वाटर is getting converted into vapor. That vapor is also rising along with these fast converging circulating winds. और ये वेपर जो है ऊपर जाकर के पार्टली क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं। दिस क्लाउड्स, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आप, टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जो वेपर राइज हो रहा था वो अब धीरे धीरे अब कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड। तो once the wind starts rising, it takes along with itself water vapor also, जो ग्राउंड पे यहाँ पे ओशनिक सरफेस में वेपराइज हुआ था, वो वेपर जैसे जैसे ऊपर उठेगा बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एयर इज कूलर, वो भी थोड़ा सा ठंडा होगा, एंड देन वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग इनटू लिक्विड, और इस कारण से अब धीरे धीरे बारिश शुरू होगी इस एरिया में। लेकिन आप सोचिए, यहाँ ग्राउंड पे हम बात कर रहे हैं, अर्थ सरफेस पे हाई प्रेशर है, बीच में लो प्रेशर है, विंड यहाँ कन्वर्ज कर रही है, वो विंड राइज कर रही है, तो वो विंड फिर सबसाइड भी तो करेगी, और इस तरीके से एक सर्कुलेटिंग पैटर्न बन जाता है। ये विंड सबसाइड कर रही है, बीच से विंड राइज कर रही है, और ये सबसाइडिंग विंड जो है अपने साथ साथ रेनफॉल भी करा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर उठ रहा है वो ऊपर जाकर के कंडेंस होता है, और वो कंडेंस्ड मॉइस्चर कम्स डाउन अगेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज रेनफॉल। तो इस तरीके से एक सिस्टम बन गया जो ऐसा दिखेगा, असल में रियलिटी में कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा। बीच में जो एरिया है वहां पे एक शांत माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस हीटिंग हुई, आसपास से सराउंडिंग एयर आ रही हैं। जब सराउंडिंग एयर आ रही है तो एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल जो सेंटर होता है ना साइक्लोन का, वहां पे एक कामनेस सा रहता है, क्योंकि आसपास से हवाएं आई और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और चढ़ने के दौरान वो अपने साथ साथ मॉइस्चर भी लेकर के उठ रही हैं। वो मॉइस्चर जब ऊपर जाएगा तो कंडेंस होगा, कंडेंस होकर के इट विल अगेन कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जिसको हम लोग कहेंगे रेनफॉल। और साथ ही साथ ये जो हवाएं आसपास से कन्वर्ज हो रही थी एक दूसरे के ऊपर, वो ऊपर जाने के बाद दे अगेन सबसाइड एंड अ साइकिल इज क्रिएटेड।
सराउंडिंग एयर आया, देखिए एक बार फिर से यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, हीटिंग यहाँ पे हुई, लोकलाइज हीटिंग हुई, सराउंडिंग विंड्स यहाँ कन्वर्ज हुए और वो विंड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक दूसरे के ऊपर दे ट्राई टू पुश इटसेल्फ ईच अदर, इस तरीके से एक सर्कुलेटिंग विंड पैटर्न बना। वो सर्कुलेटिंग विंड पैटर्न अपने साथ साथ मॉइस्चर को भी लेकर के उठ रहा है, मॉइस्चर जो ऊपर जाकर के कंडेंस हुआ तो रेनफॉल हुआ, और वो विंड जो है ऊपर जाकर के वापस से सर्कुलेट होंगी, क्योंकि यहाँ से विंड यहाँ आई थी, वो ऊपर गई, तो वापस से क्योंकि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ से विंड आई थी, तो ये ऊपर जाने वाली विंड जो है अगेन इट सबसाइड्स कम्स हियर एंड ए साइकिल इज क्रिएटेड। तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइजिंग विंड एंड देन अगेन दिस सबसाइडिंग विंड, और इनके साथ साथ रेनफॉल, इसी को कहा जाता है साइक्लोन। साइक्लोन के अंदर जैसा कि मैंने कहा कोरियोलिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, इसी कारण से आप देखोगे कि इक्वेटर के पास ज़्यादा साइक्लोन्स नहीं बनते, क्योंकि इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स आर वीकेस्ट। तो साइक्लोन बनने के लिए कम से कम 5 डिग्री लैटिट्यूड या उससे हाइयर एरिया होना चाहिए। तो साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल रीजन मेनली, क्योंकि वहीं पे हीटिंग ज़्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट क्रिएटेड नियर इक्वेटर, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जीरो हो जाता है, नियर द इक्वेटर भी नहीं बनता, यानी कि 5 डिग्री लैटिट्यूड तक साइक्लोन्स नहीं बनते। 5 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर इन द ट्रॉपिकल रीजन साइक्लोन्स आर क्रिएटेड। हीटिंग के लिए मिनिमम टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए, और कम से कम 50 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए, तभी जाकर के साइक्लोन बनता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि साइक्लोन्स जब बनेगा, आसपास की कन्वर्जिंग विंड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जब पुश करने की कोशिश करेंगी, तो इट लीड्स टू अ फास्ट सर्कुलेटिंग विंड सिस्टम। होता क्या है कि साइक्लोन्स जब इस तरीके का सिस्टम बनता है, तो उसमें एक मैकेनिज्म और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे आप तभी जाकर के आप समझ पाएंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडफॉल। होता क्या है कि जैसे जैसे ये विंड पैटर्न है, रोटेटिंग विंड पैटर्न, ये ऊपर जाता है फिर सबसाइड करता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ओशनिक सरफेस से ये मॉइस्चर लेकर के साइक्लोन्स उठते हैं। ये मॉइस्चर जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। तो वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस के दौरान व्हेन वेपर इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इट इज रिलीजिंग लेटेंट हीट, क्योंकि वेपर है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो अपने अंदर से लेटेंट हीट रिलीज करता है। तो इस कारण से ये जो फास्ट सर्कुलेटिंग विंड सिस्टम है, इसको लगातार हीट मिलता रहता है, और हीट मिलने के कारण ये विंड सिस्टम फास्ट तरीके से सर्कुलेट करता रहता है। तो ऐसा समझिए कि एक इंजन है जिसको लगातार फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड किए जा रहा है, और वो फ्यूल क्या है? फ्यूल है ये वाटर इटसेल्फ, जो पहले वेपर फॉर्म में था, जो कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो यही मेन मैकेनिज्म है। जब तक ओशन के अंदर है, रेन जो है वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लेटेंट हीट इज रिलीज्ड दैट स्ट्रेंथेन्स दिस विंड सर्कुलेशन। ठीक है, एज एयर फ्लो इनवर्ड्स, उसके बाद सरफेस से ये स्टार्ट्स राइजिंग एट हायर एल्टीट्यूड के बाद ये दे अगेन सबसाइड एंड इट कंप्लीट्स द सर्कुलेशन। आई होप अभी तक बात समझ आ रही है। अब आपको समझ आएगा कि व्हाई डू साइक्लोन्स डाई। होता क्या है कि जैसे इंडियन ओशन के अंदर ही बात की करें, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बना। अब ट्रेड विंड जो है, जो नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं इंडिया के अक्रॉस, वो ट्रेड विंड इस साइक्लोन को धक्का मार मार करके कोस्ट की तरफ ले आएंगे। जैसे ही ये साइक्लोन किसी कोस्टल एरिया में पहुंचता है, उसको कहा जाता है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। लैंडफॉल होने के कुछ घंटों बाद साइक्लोन डिसिपेट्स, या इसी को कहा जाता है डेथ ऑफ साइक्लोन। रीजन बीइंग, जैसे ये लैंड पे आया, अब नीचे से तो मॉइस्चर मिलना बंद हो गया। अब मॉइस्चर जब मिलना बंद हो गया, तो जो वेपर बार बार लिक्विड में कन्वर्ट होकर के लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहा था, जिस कारण से ये इंटेंस सर्कुलेशन हो रही थी साइक्लोनिक विंड्स की, वो रुक जाती है, और धीरे धीरे इसी को कहा जाता है डिसिपेशन या डेथ ऑफ साइक्लोन। तो जब तक ओशन में है, ये वाटर वेपर राइज हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होकर के एनर्जी प्रोवाइड किए जा रहा है हीट के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही लैंड पे आया,
उसके बाद वेपर मिलना बंद हो गया, वेपर बंद हो गया तो लेटेंट हीट बंद हो गया, लेटेंट हीट बंद हो गया तो डेथ ऑफ साइक्लोन, क्योंकि तो फास्ट सर्कुलेशन के लिए लगातार एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। भारत के अंदर अगर साइक्लोन्स की बात की जाए तो ज़्यादातर साइक्लोन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पहले बे ऑफ बंगाल में बनते हैं क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज हीटिंग ज़्यादा हो सकती है, नैरो वाटर बॉडी, स्मॉलर वाटर बॉडी एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। और जो यहाँ साइक्लोन्स बनते हैं वो ट्रेड विंड्स के कारण इंडियन कोस्ट पे हिट करते हैं। अगर अरेबियन सी में साइक्लोन्स बनते भी हैं तो वो उन साइक्लोन्स को ट्रेड विंड जनरली येमेन या ओमान की तरफ लेकर के चला जाता है। इसी कारण से आपको भारत के अंदर वेस्टर्न कोस्ट पे कम साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ केरला के अंदर आपको साइक्लोन्स कम मिलेंगे क्योंकि इट इज़ नियर द इक्वेटर, जबकि आंध्र प्रदेश वगैरह रीजन में, तेलंगाना रीजन में आपको आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में आपको ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। अब जरा देखते हैं कि साइक्लोन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो साइक्लोन्स की क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द विंड स्पीड। आईएमडी का क्लासिफिकेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन है कि अगर जो सर्कुलेटिंग विंड की स्पीड 31 टू 49 किलोमीटर पर आवर है तो उसको साइक्लोन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मियर डिप्रेशन। 50 टू 61 किलोमीटर पर आवर है तो उसको कहा जाएगा डीप डिप्रेशन। 62 टू 88 किलोमीटर पर आवर है तो उसको कहा जाएगा साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिर 89 टू 117 तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 118 टू 166 तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 167 टू 221 देन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर उस सर्कुलेटिंग विंड की स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है। ये एग्जैक्टली सारे कैटेगराइजेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड। एक पर्टिकुलर स्पीड से कम हो अगर विंड स्पीड तो उसको साइक्लोन नहीं कहते, मियर डिप्रेशन कहते हैं, उससे ज़्यादा हो तो उसको स्टॉर्म कहते हैं। करंट न्यूज़ ये है, जिस कारण से ये पूरा आर्टिकल आया द हिंदू में, कि साइक्लोन मोंथा नाम का एक साइक्लोन बना इन बे ऑफ बंगाल एंड देन इसका लैंडफॉल हुआ नियर काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। इट वॉज कैटेगराइज्ड इन सीवियर साइक्लोनिक रेंज क्योंकि उसकी स्पीड लगभग 90 टू 110 किलोमीटर पर आवर की थी, इसलिए उसको इस कैटेगरी में रखा गया, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेंज में रखा गया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मेंस में जीएस पेपर 1 में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन रीजन। मैं कभी कभार ऐसे स्टैटिक टॉपिक्स भी ले लेता हूं ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज होती रहे। मेरा सिंपल सा सजेशन है आपको, कीप ऑन राइटिंग वन आंसर डेली, दैट इज मस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। कम से कम एक आंसर तो रोज लिखना ही है। इसी कारण से कई बार मैं स्टैटिक टॉपिक्स भी ले लेता हूं, जैसे आज हमने बात की अबाउट साइक्लोन्स। Next topic is about China's complaint against India at WTO. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. इस डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट अ स्कीम ब्रॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020 जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम का मेन मकसद था, ये स्कीम अभी तक चल रहा है, तो हम कहेंगे कि इस स्कीम का मेन मकसद है कि देश के अंदर जो कंपनियां हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करें ताकि इंपोर्टेड आइटम्स पे हमारा डिपेंडेंसी रिड्यूस हो। तो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार 2020 में लेकर के आई PLI स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार सब्सिडी देती है या फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है टू दोज इंडस्ट्रीज जो भारत में अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। इसके अंतर्गत नियम क्या है कि जिस साल से ये स्कीम लॉन्च किया गया है उस साल के बाद से अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, इंडिया बेस्ड प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, जैसे मान लीजिए कि आप पहले कोई एक कंपनी है जो साल में 1000 फ्रिज बनाती थी और अब आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम उसने 1000 के बजाय अब 1200 फ्रिज बनाए, तो 200 फ्रिज एक्स्ट्रा बनाए उसने। तो जितना एक्स्ट्रा फ्रिज बनाएगा वो उतने फ्रिज का मॉनेटरी वैल्यू का 4 to 6% तक उसको मिलेगा सब्सिडी के तौर पे भारत सरकार के तरफ से। तो एक तरीके से एक्स्ट्रा बना करके भारत के अंदर बनाना है। भारत में अगर आप PLI स्कीम के अंतर्गत एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, जितना आप 2020 में बनाते थे उसकी तुलना में,
और प्रोड्यूस करके भारत में बेचते हैं, तो आपको जितना का अमाउंट आपने ज़्यादा बनाया है, जितना अमाउंट का प्रोडक्ट आपने ज़्यादा बनाया है, उसका 4 to 6% भारत सरकार सब्सिडी के तौर पे देती है अंडर पीएलआई स्कीम। तो कंपनीज दैट सेट अप न्यू यूनिट और एक्सपैंड देयर प्रेजेंट यूनिट would get 4 to 6% of their incremental sales if the goods are made in India। तो सीधी सी बात है, इस स्कीम का लक्ष्य था भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, मेक इन इंडिया इन इनिशिएटिव को और स्ट्रेंथन करना। इसके अंतर्गत टोटल 15 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। सब सारे सेक्टर के लिए अलग अलग बजटरी एलोकेशन है, जैसे मोबाइल, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टाइक, फार्मास्यूटिकल, इस तरीके से 15 अलग अलग सेक्टर, सबके लिए अलग अलग बजटरी एलोकेशन है। इस स्कीम के कारण भारत सरकार का मानना है कि लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का पीएलआई स्कीम ने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी के तौर पे, एंड 9.5 लाख जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो पीएलआई स्कीम हैज बीन यील्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब करंट न्यूज ये है कि चाइना ने भारत के इस पीएलआई स्कीम के अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन कर दिया है। चाइना का कहना है कि ये जो पीएलआई स्कीम है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑटो सेक्टर एंड बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज, इन 3 फील्ड के अंदर जो पीएलआई स्कीम है, वो डब्ल्यूटीओ का इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉ है या नॉर्म है, दैट इज डब्ल्यूटीओ सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर एग्रीमेंट, उसका वायलेशन है। तो उस कारण से चाइना ने भारत के खिलाफ कंप्लेन किया है। तो क्या है डब्ल्यूटीओ का सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे दुनिया के जो मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के, उन्होंने एग्री किया है। इस एग्रीमेंट के हिसाब से दुनिया के देश जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, वो कोई भी ऐसी सब्सिडी नहीं देंगे अपने यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को नुकसान हो। So this agreement prevents the member countries of WTO from giving trade distorting subsidies to manufacturing companies in their respective territory। अब चाइना का मानना है कि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत सरकार सब्सिडी दे रही है, भारत सरकार, इस कारण से भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है, और इस कारण से जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं, खासकर चाइना से आने वाले इंपोर्टेड आइटम्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज एंड ऑटो सेक्टर, उसको नुकसान हो रहा है। और ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने वाला स्कीम है, इस कारण से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए। अब भारत सरकार तो ये स्कीम लेकर के आई है अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, लेकिन चाइना कह रहा है कि इससे इंटरनेशनल ट्रेड को नुकसान हो रहा है। चाइना ने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन कर दिया। अब डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, वहां पे ये पूरा मामला सुना जाएगा। इसमें सालों लग सकते हैं, इतना जल्दी रिजोल्यूशन आने वाला है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो एडजुडिकेटरी बॉडीज हैं वो भी हाल फिलहाल में फंक्शनल है नहीं। तो एपिलेट एडजुडिकेटरी बॉडीज राइट नाउ नॉट फंक्शनल, इस कारण से इस पर इतना जल्दी फैसला आने वाला है नहीं। बट येट दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। आपको जानना है कि सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर एग्रीमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है। पीएलआई स्कीम के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। हुआ क्या कि भारत सरकार ने हाल फिलहाल में एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव कंडक्ट किया, ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के लीडर्स एज वेल एज प्राइवेट कंपनियों के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे पार्टिसिपेटेड, स्पेशली हु वर्क इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। तो उन कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को प्लस दुनिया के इंपॉर्टेंट देशों के लीडर्स को भारत सरकार ने इनवाइट किया एक कॉन्क्लेव के अंतर्गत, ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव। दिस कॉन्क्लेव वाज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मुंबई ड्यूरिंग ऑन गोइंग इंडिया मैरीटाइम वीक। तो भारत में भी सेलिब्रेट हो रहा है इंडिया मैरीटाइम वीक, जिसमें ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव कन्वीन किया भारत सरकार ने। उसी के अंतर्गत भारत सरकार ने 2,20,000 करोड़ का नया स्कीम अनाउंस किया है फॉर शिपिंग एंड मैरीटाइम इंडस्ट्री। इसी कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मैरीटाइम इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है और उसके सिग्निफिकेंस को बताया।
तो थोड़ा सा हम देखते हैं इस आर्टिकल से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाला जा सकता है। भारत का कोस्ट लाइन लगभग 7500 किलोमीटर लॉन्ग है, विच इज 16th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इस कारण से जो मैरीटाइम सेक्टर है वो इकोनॉमिकली तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ इट बिकम्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज इन इंडियन ओशन, लोकेटेड इन इंडियन ओशन। तो हमारा मैरीटाइम सेक्टर जितना मजबूत होगा, हमारे सिक्योरिटी को भी फायदा होगा, हमारा स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा और इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही होगा। मैरीटाइम सेक्टर का अगर आपको सिग्निफिकेंस समझना है तो आपको ये डाटा याद रखना चाहिए कि 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू इज कैरिड थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ। ज्यादातर ट्रेड ऑफ कोर्स शिपिंग के थ्रू ही होता है। अब शिपिंग सेक्टर को या मैरीटाइम सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार की दो मुख्य इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में यहां जिक्र किया गया है। पहला है सागर माला प्रोग्राम, साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत मेनली फोकस किया जा रहा है हमारे देश के पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन पे। भारत में अभी 13 मेजर पोर्ट्स हैं जिसमें से 12 ऑपरेशनल हैं। उसके अलावा 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जिनको हम लोग माइनर पोर्ट्स भी कहते हैं अक्रॉस सेवरल कोस्टल स्टेट्स। उन सारे पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है अंडर सागरमाला इनिशिएटिव ताकि पोर्ट लेड ग्रोथ हो पाए भारत में। एक फैक्ट आपको याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि हाल फिलहाल में विजिंजम पोर्ट which is India's first deep water international shipment port has become operational। तो विजिंजम पोर्ट डीप वाटर शिपमेंट हब है जिसमें इंटरनेशनल शिप्स, बड़े बड़े कार्गो शिप्स भी आकर के वहां पे हॉल कर सकते हैं, जिससे भारत को रेमिटेंस की कमाई, भारत को फॉरेक्स रिजर्व की कमाई हो सकती है। ये जो विजिंजम पोर्ट है इंडिया का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब है। इट इज इन केरला, इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला, ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप। सो इसको पीपीपी मॉडल में चलाया जा रहा है, केरला सरकार ओन करती है, अदानी ग्रुप इसको ऑपरेट करता है। विजिंजम पोर्ट को आपको याद रखना है फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव कि इसको ऑफिशियली मेजर पोर्ट का टैग नहीं दिया गया है क्योंकि सिंस इट इज नॉट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए इसको मेजर पोर्ट नहीं कहा गया है। मेजर पोर्ट भारत में 12 हैं और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा। उसके अलावा ये सागरमाला प्रोग्राम जो है, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है भारत सरकार की, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर नेक्स्ट डिकेड ऑफ मैरीटाइम ग्रोथ। 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसकी मदद से लॉजिस्टिक कॉस्ट को 5 to 10% रिड्यूस किया जाएगा। पोर्ट कैपेसिटी को डबल किया जाना है अप टू 2500 मिलियन टन्स पर एनम एंड इंश्योर किया जाए कि इंडिया बिकम्स टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशन इन बाय 2030। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, उस पर प्रीलिम्स में सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है। ये सब डाटा पे सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है, जैसे नेशनल रेलवे प्लान पे पूछ दिया यूपीएससी ने इस बार, मैरीटाइम इंडिया विजन पे पूछ सकता है। तो इसी तरीके का मैंने प्रश्न यहाँ बना करके दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट SG-100, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत की कंपनी, उसने रसिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंतर्गत SG-100 नाम का सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनाया जाएगा। सो दिस SG-100 इज पैसेंजर एयरक्राफ्ट। ये शॉर्ट हॉल जेट एयरक्राफ्ट होगा। रसिया में पहले इसको बनाया जाता था, वो टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। ट्विन इंजन नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है, जो छोटे वाले एयरक्राफ्ट होते हैं बेसिकली वही है SG-100। इसमें 2 इंजन रहेंगे बट ओवरऑल बॉडी विल बी नैरो, लीन। इट विल बी यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। और अगर जब ये फुलफिल हो जाता है ये कमिटमेंट, तो SG-100 विल बिकम इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर जेट टू बी फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। भारत में बनेगा तो ये पहला पैसेंजर जेट होगा जो पूरी तरह से भारत में बनता है। SG-100 पे इस तरीके का सिंपल प्रीलिम्स प्रश्न आपको दिया गया है। ऐसा ही सवाल प्रीलिम्स में आ जाता है, एग्जाम्स में पूछ देते हैं ग्लोब मास्टर क्या है, इस तरह के एयरक्राफ्ट्स या इस तरह के टेक्निकल इक्विपमेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि है क्या। तो ऐसा सवाल मैंने बना करके दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 6A से रिलेटेड, सेक्शन 6A से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है बट दूसरा ऑफकोर्स सीधा सीधा गलत है। न्यूट्रिएंट NBS से रिलेटेड और यूरिया सब्सिडी स्कीम से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है।
यहाँ पे सही जवाब होगा 1 जनवरी 2026। और कॉफ़ी रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज दे रिक्वायर मोर सेड नॉट मिनिमल सेड। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।